भी व्यवस्था न्याय से बड़ी हो सकती है? क्या इस देश में संविधान की जगह है ऑन द स्पॉट इंसाफ ले सकता है? और क्या खाकी की बंदूक को किसी की जिंदगी छीनने का असीमित अधिकार मिल सकता है? बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में पुलिस की गोली से हुई भरत तिवारी की मौत ने पुलिसिया इकबाल पर कई सवाल खड़े कर दिए और सुलगते सवालों के बीच अब इस पूरे मामले की न्यायिक जांच का चक्का घूम चुका है। एनकाउंटर के ठीक 9वें दिन बिहार सरकार की ओर से गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष और पूर्व जज विनोद सिन्हा पहली बार बिटौली गांव पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ उस तथाकथित एनकाउंटर वाली जगह का मुआयना किया बल्कि मृतक भरत तिवारी के बिलखते परिवार वालों से मुलाकात कर एक एक घटनाक्रम की जानकारी ली। न्यायिक आयोग के कदम रखने से ठीक एक रात पहले भोजपुर के एसपी राज भी पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने पहुंचे थे। उन्होंने बंद कमरे में परिवार को सुना, सुरक्षा का भरोसा दिया, लेकिन मीडिया के कैमरों से नजरें चुराकर निकल गए। दूसरी तरफ पीड़ित परिवार की एक ही मांग है, हमें पुलिस पर भरोसा नहीं, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और आरोपी पुलिसकर्मियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस एनकाउंटर ने बिहार के सियासी गलियारों में भी भूचाल ला दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का साफ कहना है कि जैसे ही पुलिस की भूमिका संदिग्ध दिखी, सरकार ने बिना देर किए न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस कदम का स्वागत किया और विपक्ष को नसीहत दी कि इस संवेदनशील मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होने तक राजनीति ना करें। वहीं आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा भी जनता से सरकार पर भरोसा बनाए रखने की अपील करते हुए सुनाई दी। लेकिन राजनीति से इतर समाज और बुद्धिजीवी वर्ग में गुस्सा है। सहरसा से ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद ने इस कथित एनकाउंटर को लोकतंत्र और न्यायपालिका के मुंह पर तमाशा बताया। उनका सीधा सवाल है, अगर सजा का फैसला अदालत की जगह पुलिस की बंदूकें करेंगी तो संविधान की जरूरत ही क्या है? चूंकि मामला गंभीर है और जनमानस की भावनाओं से जुड़ा है और पुलिसिया इकबाल पर सवाल खड़े कर रहा है, ऐसे में सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज का हमारा पहला सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1, क्या पूर्व जज विनोद सिन्हा की अगुवाई वाला यह न्यायिक आयोग पीड़ित परिवार को सच्चा न्याय दिला पाएगा या यह महज प्रशासनिक खानापूर्ति बनकर रह जाएगा? सवाल नंबर 2, जब एनकाउंटर पर खुद सरकार मान रही है कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध थी, तो आरोपी पुलिसकर्मियों पर अब तक हत्या का मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सवाल नंबर 3, लोकतंत्र में न्याय का अधिकार सिर्फ अदालतों को है, ऐसे में क्या भोजपुर पुलिस ने कानून को अपने हाथ में लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्यायपालिका की साख को खुली चुनौती दे डाली? सवाल नंबर 4, पीड़ित परिवार साफ कह रहा है कि उन्हें स्थानीय पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। परिवार की मांग सीबीआई जांच की है, तो क्या सरकार परिवार की इस मांग को स्वीकार करेगी और भरत एनकाउंटर केस की जांच सीबीआई को सौंपेगी? पांचवा और आखिरी सवाल, सत्ता पक्ष का कहना है कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक नागरिक की संदिग्ध मौत पर विपक्ष और समाज की ओर से सवाल उठाना राजनीति है या यह एक सिस्टम को उनकी जवाबदेही याद दिलाना है? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस। पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जो पुलिस 60 दिन पहले बिलौटी गांव में भरत का एनकाउंटर करने पहुंची थी, अब वही पुलिस भरत की मौत के पीछे की हकीकत की पड़ताल करने में जुट गई है। जो भरत अपने गांव और समाज के लिए न्याय की मांग करता हुआ मारा गया, अब उसी की मौत की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। तस्वीर आरा के बिलौटी गांव की है, जहां भरत एनकाउंटर मामले में जांच के लिए लगातार जांच टीमों का दौरा हो रहा है। बुधवार रात भोजपुर के एसपी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, एक एक सदस्य की बातों को गंभीरता से सुना और जल्द न्याय का भरोसा दिलाया। हम लोग हम अपनी बात को बताने नहीं आए, आपको बहुत ऐसा सोचना सर, हम आपसे मांग करते हैं जांच करके यहाँ पर कीजिए। बिल्कुल आप यहाँ पे आए, बहुत लोग ऐसा ठीक है, हुआ है, आपको आप धोखा नहीं होना चाहिए। अगले ही दिन सम्राट कैबिनेट की तरफ से गठित न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष पूर्व जज विनोद सिन्हा पहली बार बिलौटी गांव पहुंचे। उन्होंने एनकाउंटर वाली जगह का निरीक्षण किया। इसके बाद विनोद सिन्हा ने मृतक भरत तिवारी के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली।
हालांकि इस मौके पर उन्होंने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का रुख एकदम साफ है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, भले ही दोषी प्रशासन के ही लोग क्यों ना हो। भोजपुर में घटना घटी, तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जो आयोग होते हैं जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया था, क्योंकि न्याय मिले। कोई यदि गलत है तो उस पर कार्रवाई हो। भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद उमड़ा जन आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। न्यायिक आयोग ने भी जांच शुरू कर दी है। अब सवाल है कि क्या न्यायिक आयोग से भरत को न्याय मिलेगा, और मिलेगा तो कब तक। आरा से संवाददाता चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता मनीष पांडे जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं जेडीयू से प्रवक्ता डॉक्टर मधुरेंदु पांडे जी जुड़ रहे हैं। आरजेडी से प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हमारे साथ हैं, और कांग्रेस से प्रवक्ता सिद्धनाथ तिवारी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार के लाल जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे जी आपसे, जो एसपी हैं उनको पहले फुर्सत नहीं थी, लेकिन न्यायिक जांच का जैसे ही आदेश हुआ और न्यायिक जांच के को लेकर जब यह तय हो गया कि पूर्व जज विनोद सिन्हा जी इसकी न्यायिक जांच करेंगे, उनके नाम का सामने आना और इधर पुलिस के वरीय अधिकारी का उनके घर पर पहुंच जाना, यह क्या संकेत है? आपको क्या लगता है, अच्छे संकेत है या बुरे संकेत? मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। परिवार तो कह रहा है कि हमें जरूरत नहीं है आपकी, भरोसा नहीं है आप पर, हमें पुलिस पर भरोसा नहीं, हमें सीबीआई जांच करा दो। नहीं, बिल्कुल, इसलिए मुझे तो लगता है अच्छे संकेत है। अगर एसपी उनके घर पर गए, उनसे बातचीत किया, कम्युनिकेशन स्थापित किया, ये बुरे संकेत नहीं। 9 दिन बाद इसीलिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो न्यायिक कमेटी को गठित किया, और आज हमारे रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा जी वहां पर गए भी, और उस पर जो पीड़ित परिवार है उससे मुलाकात भी किया। ये सारी चीजें इसीलिए हो रही है, और इसलिए नहीं हो रही है कि उसका प्रोपेगेंडा करना है, उस पर राजनीति करनी है, सिर्फ उस पर दिखावा करना है, ऐसा नहीं। दूसरी बात है, देखिए कि एक रिक्वेस्ट मेरा रहेगा, संतोष जी, आप पर लगातार पूरे बिहार को अपने नेटवर्क के माध्यम से सारी सूचनाएं देते हैं। देखिए, मैं एक निवेदन करूंगा कि भोजपुर पुलिस की बात आए, इस पूरे मामले में जब हम पूरे बिहार पुलिस की बात करते हैं, मुझे लगता है कि देखिए हर विभाग में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हर जगह अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। तो अगर हम बिहार पुलिस करते हैं, या भोजपुर पुलिस ने इस प्रकार का अगर कोई काम किया है जिसके लिए न्यायिक कमेटी गठित करने की जरूरत पड़ी है, तो मुझे लगता है हमें सिर्फ भोजपुर पुलिस पर ही चर्चा करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि एक भरोसा तो रखना चाहिए। आपने कहा कि क्या न्याय मिलेगा, मैं कहना चाहता हूं कि न्याय मिलेगा, और निश्चित रूप से मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, और देखिए कहने को तो बहुत चीज हो सकता है। आज बैकफुट पर पूरा प्रशासन अगर खड़ा है, तो निश्चित रूप से गिल्टी किसी ने फील किया है। कहीं ना कहीं प्रशासन से लेकर हर तंत्र को यह महसूस हो रहा है कि गलतियां हुई है, तभी तो जाके जांच कमेटी गठित की गई। एफआईआर जो हुए थे उसको हटा लिया गया, डीएसपी बदल दिया गया। इसके साथ साथ आज जो कल तक बातें हो रही थी। अब रही बात, जहां तक आपने कहा सीबीआई जांच की बात, देखिए मैं परिवार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता, क्योंकि परिवार के बहुत सारे विजुअल्स हैं। कल भी एसपी साहब के से रात में बात हो रही थी, उसके भी बहुत सारे विजुअल्स हैं, उसके आज भी बहुत सारे ऑडियो भी उसमें है। बहुत तरह के लोग जाते हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं, उनको बहुत तरह की बातें बताते हैं, प्रेशर देते हैं, उस हिसाब से भी कई बार डायलॉग डिलीवरी होती है। लेकिन सच्चाई यही है कि परसों तक सीबीआई जांच की मांग कहां हो रही थी। आज जब जज नियुक्त हो गए, जज वहां पर विजिट कर रहे हैं, तो अब बात हो गई क्या वही कि अब सीबीआई जांच की होनी चाहिए। यानी कि तू डाल मैं मतलब बातें वैसी नहीं रखनी है, मुझे चांद तोड़ के ले आओ, मुझे तारे तोड़ के ले आओ। और ये मैं पीड़ित परिवार के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, उनकी तो आज की जांच की मांग पीड़ित परिवार कर रहा है, तो फिर आरोप किस पर है? नहीं, मैं उनके ऊपर बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग गठन कर दिया है, तो मुझे लगता है सभी लोगों को
एक बार उस पर भरोसा करके उसका इंतजार करना चाहिए कि क्या उसकी गतिविधि है, कितना त्वरित जांच हो रहा है, जांच का एंगल क्या है, वो सारी चीजों पर मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात यह है कि देखिए, कहीं ना कहीं बिना साक्ष्य के आधार पर कोई भी आम आदमी के ऊपर भी केस होता है संतोष जी, तो निश्चित रूप से चीजों के साक्ष्य जुटाए जाते हैं, डे टू डे का जो है वो रजिस्टर किया जाता है, गवाह प्रस्तुत किए जाते हैं। जब एक मजबूत जब इंक्वायरी होती है ना, तब जाके कहीं ना कहीं जो दोषी होता है उसको सजा मिल पाता है। नहीं तो आनंद फानंद में 5 लोगों का नाम दे दीजिए, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं दीजिए, क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, तो मेरा एक काउंटर सवाल भी लग जाएगा, एक काउंटर सवाल मिल जाएगा। वैसे तो मैं आसिफ तिवारी जी की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि आपने दो महत्वपूर्ण सवाल यहां पर। एक तो आपने भरोसे की बात की, भरोसा तो उस नौजवान ने भी किया था पुलिस पर हथियार फेंककर, पहला। दूसरा ये आपने कहा कि जब किसी आम व्यक्ति पर भी एफआईआर दर्ज होती है तो फिर उसकी जांच होती है, लेकिन जब आम व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज होती है तो सबसे पहले उसको गिरफ्तार भी किया जाता है। क्या जो पुलिसकर्मियों पर 6 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारी हुई उनकी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और यह मैं बराबर देख रहा हूं मीडिया में ये बातें उठ रही है। देखिए, एक तो उनको सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि अभी वो उस जगह पे कहीं ना कहीं, जैसे बोलचाल में बातें आती है कि वो वही सिस्टम जांच करेगा क्या, वही लोग जांच करेंगे क्या। अच्छा लगता है बोलचाल की भाषा में यह आरोप लगाना प्रशासन पे, पुलिस पे, अच्छा लगता है, सुनने में भी कान को अच्छा लगता है, वही करेंगे क्या। लेकिन वो सारे जो पॉइंट के लोग थे, थाना अध्यक्ष से लेकर डीएसपी तक, वो सारे लोग बदल दिए गए। तो सिस्टम में जिन लोगों के ऊपर आरोप था, जो लोगों के ऊपर शक था, जो लोग को लगता है कि वो इन्वॉल्व थे, उनको बदल दिया गया है। अब हम पूरे सिस्टम पर अगर सवाल खड़ा करेंगे, अविश्वास पैदा करेंगे, तो उसका जवाब मैं क्या, मुझे लगता है कोई नहीं दे सकता है। ठीक, इसलिए समय का इंतजार करना चाहिए संतोष जी, मुझे ऐसा लगता है। आसिफ जी, लेकिन सवाल तो तब भी उठेंगे जब आम व्यक्ति के लिए कानून कुछ और परिभाषा गठित करता है, और जब पुलिस वालों पर बात आती है तो उनकी गिरफ्तारी भी नहीं होती। 9 दिन तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब एफआईआर दर्ज की गई, मुख्यमंत्री के कहने पर हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज की गई, तो पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए थी? एक काउंटर, एक तो थोड़ा सा मुझे 10 सेकंड दे दें। पहले दिन से ही कानून टूट रहा है। पहला कानून तो ईपी में पहला कानून तो तभी टूटा जब पटना से, जी हाँ मुझे भी इको हो रहा है, मेरी आवाज मुझे आ रही है, जरा देख लीजिए जी। पहला कानून तो तभी टूटा जब एसटीएफ को पटना से बुलाया गया। ये अब तक क्लियर नहीं है कि एसटीएफ की मांग किसने की थी। क्या डीआईजी साहब ने एसटीएफ मांगा था या एसपी ने मांगा था? क्योंकि एसटीएफ के लिए जिले में और अपने प्रक्षेत्र में यही 2 अधिकारी हैं जो एडीजी से मांग सकते हैं, एसपी और डीआईजी। सरकार ये साफ नहीं कर पाई है कि एसटीएफ की डिमांड किस अधिकारी ने की थी। अब इसमें संदिग्ध है एसपी, मतलब जो आदमी खुद अभियुक्त है, वो आदमी कल गया था कहने कि हम आपको न्याय दिलवाएंगे। कमाल की बात है, जो खुद संदिग्ध है, जो खुद अभियुक्त है, वो कह रहा है कि हम जांच करेंगे। पहली बात, पहला कानून टूटा वहां। दूसरा कानून टूट रहा है, लड़के को उठा के सुपारी किलर की तरह उसका मर्डर किया गया। जैसे सुपारी किलर मर्डर करते हैं वैसे मर्डर किया गया। पुलिस को इस तरह का तो कोई अधिकार नहीं है। दूसरा कानून वहां टूटता है। तीसरा कानून कहां टूटता है? जब मृतक के परिजन, भरत तिवारी के परिजन जाते हैं और थाने में आवेदन देते हैं कि भैया इस तरह से हमारे बेटे का मर्डर हुआ है, हमारी एफआईआर दर्ज करो, नहीं दर्ज की गई। 5 दिन तक उनके आवेदन को थाने में लटकाए रखा गया, जबकि भारत का कानून कहता है कि तत्काल इन सब मामलों में आपको एफआईआर करनी है। तीसरा कानून वहां टूटता है। तो आप देखिएगा, इसमें कड़ी दर कड़ी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की, भारत के संविधान की, हमारे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उन्हें बूटों के तले रौंदा गया है। बात भरोसे की कैसे कर सकते हैं हम? किस पर भरोसा करेंगे? डीएसपी जिस बड़ा अधिकारी है भाई, और डीएसपी के सामने लड़का कह रहा कि चलिए हम आ रहे हैं, हमने हथियार फेंका, आप न्याय दिलवाइएगा, हमारे साथ कोई छल मत कीजिएगा, और कुछ मिनट के बाद छल हो जाता है। आप कहते हैं कि उस पर भरोसा कर लें। सिन्हा जी जब गए थे, जस्टिस सिन्हा जिस दिन गए थे, उस दिन वो एसडीओ भी उनके साथ गए थे, और उनकी मां देख के, भरत तिवारी की मां उस एसडीओ को देख के हैरान रह गई, क्योंकि जिस दिन भरत तिवारी का मर्डर हुआ है सुपारी किलर्स के द्वारा, वर्दीधारी सुपारी किलर्स के द्वारा, उस दिन वो आदमी भी उसमें था।
इनके परिजनों को लगा कि ये भी पुलिस का कोई पदाधिकारी होगा, लेकिन कल जब एसपी के साथ जस्टिस सिन्हा के साथ हो गए तो पता चला ये तो एसडीओ है। तो भारत तिवारी के मर्डर के समय, जिस समय एसटीएफ ने सुपारी किलर की तरह मर्डर किया, एसडीओ क्या करने गए थे वहां? उनकी क्या भूमिका थी उसमें? एसडीओ की तो कोई भूमिका ही नहीं होती है, वो क्या करने गए थे? यह स्पष्ट है कि इनकी या तो सुपारी दी गई थी या किसी बड़े आदमी के दबाव में इस लड़के का मर्डर किया गया है। आप कह रहे हैं भरोसा, किस पर भरोसा करें? एडीजी पर, डीआईजी पर, एसपी पर, या उस एसटीएफ पर? किस पर भरोसा करें? उस एसडीओ पर? मनीष जी 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, उसके बाद मधुरेंद्र जी के पास आ रहा हूं। मुझे बता दीजिए 30 सेकंड में एक बात। मुझे लगता है पूरा सिस्टम इस देश के कानून के सीने में गोलियां दाग रहा है और हम आशीष जी, मैं तो पूरे पैनल से बल्कि पूरे विपक्ष से निवेदन करूंगा, इस पूरे कांड के संदर्भ में आपके पास जो भी सबूत हो, चाहे वो एसपी के खिलाफ है या एसडीओ के खिलाफ है, जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि सुपारी किलर की तरह जो आपने कहा वीडियो फुटेज अगर आपके पास है आपकी पुलिस तो इतनी वो सब कमी हो गई है कि सबूत हमें देना पड़ेगा। अरे वाह, विपक्ष में आपकी कोई भूमिका नहीं है। के लिए पर्याप्त हथियार मौजूद है, जांच करने का तरीका नहीं मालूम है, सबूत जुटाने की औकात बिहार पुलिस की नहीं बची है, सर नहीं होती आप लोगों को। ये कहते हुए सरकार में बैठे लोग ये बात करेंगे, कमेटी को उपलब्ध नहीं करेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है क्या? अरे हमारे पास जो हम करा देंगे। आपकी हत्यारी पुलिस के खिलाफ तो पर्याप्त एविडेंस है ना, आपकी हत्यारी पुलिस के पास तो पर्याप्त एविडेंस है ना। आपके और पास संतोष जी, इस डिबेट में एक बात मैं महसूस कर रहा हूँ, मनीष जी, 2 दिन पहले भी इस विषय पर आपने अरे रुकिए ना, एविडेंस जुटाना आपकी पुलिस का काम है जो हत्यारी हो चुकी है। आपकी बिंबिलाहट में समझ रहा हूँ, सुपारी किलर आप लोग बना रहे हैं ना जो पुलिस को, आप लोग तो चाह ही रहे हैं कि आपकी पुलिस सुपारी किलर हो, जिसका मन हो आप लोग हत्या करवा दें। एक एक करके मधुरेंद्र जी की तरफ जा रहा हूं मैं, मधुरेंद्र जी की तरफ जा रहा हूं मैं। न्याय कमेटी को कौन सा मधुरेंद्र जी 30 सेकंड में लूंगा। संतोष जी, मेरा निवेदन है आपसे, संतोष जी प्लीज, मेरा निवेदन है, ऐसे स्किप मत कीजिए डिबेट को। संतोष जी स्किप मत कीजिए डिबेट को, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। संतोष जी, अगर विपक्ष के किसी कोई मित्र यहाँ बैठकर आरोप लगा रहे हैं कि सुपारी किलर की तरह मर्डर किया गया है, उनके पास कोई वीडियो फुटेज है, कोई ऐसा आपको क्या लगता है कि मर्डर नहीं हुआ है? तो आप कह दीजिए, मर्डर नहीं हुआ है। हिम्मत है भाजपा के किसी नेता को बता दीजिए मर्डर नहीं है। क्या वो उपलब्ध कराएंगे कि भाजपा के किसी नेता में हिम्मत है तो कह दें मर्डर नहीं है। किसी नेता में बता रहा हूं हिम्मत है तो कह दें पांडे जी, इस पूरे मामले में परिवार ने भी बहुत सारे फुटेज दिए और ये जो पूरी जांच चल रही है, दरअसल ये जो पूरा मामला अब जांच के दायरे में आया है, वो उन्हीं सबूतों की बदौलत आया है जो ग्रामीणों के द्वारा, जो परिवार के द्वारा दिए गए। नहीं तो पुलिस ने ये थ्योरी एनकाउंटर वाली रच दी थी और इसीलिए मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ा कि मामला संदिग्ध हमें लगा, इसीलिए हमने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। तो ये तो मुख्यमंत्री को भी सही नहीं ठहरा रहे ना, ये तो मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगा रहे हैं। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि क्या विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है इस पूरे मामले में? मेरे पास बाकी भी मेहमान है, एविडेंस है, आप उपलब्ध कराएंगे कि नहीं कराएंगे न्यायिक कमेटी को? मैं संतोष जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, सिर्फ आप इतना पूछ लीजिए आशीष नाथ जी से, ये आपके पास कोई साक्ष्य है कि एनकाउंटर आप उपलब्ध कराइए? आपके पास कोई साक्ष्य है कि मर्डर नहीं है, एनकाउंटर है? मैं स्टूडियो में दोबारा से आऊंगा लौट के, तब तक मैं चित्ररंजन जी की तरफ जा रहा हूं। कि मर्डर नहीं एनकाउंटर है तो कराइए आप लोग, किसी की हत्या करवा के हत्यारों को। चित्ररंजन जी, सत्ता पक्ष की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है, सत्ता पक्ष की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जब तक दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए तब तक इस पर सियासत ना की जाए। हालांकि वो बात अलग है कि परिवार की ओर से ही कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। संतोष जी चाहूंगा आपसे, आसिफ जी, मैं एक चित्ररंजन जी से ले लूं, उसके बाद ले लूंगा आपका रिएक्शन। चित्ररंजन जी से ले लूं जी। हम विपक्ष में हैं या पक्ष में हैं, सवाल यह है कि जब मैं सार्वजनिक जीवन में हूं तो मेरी यह जिम्मेवारी बनती है कि जहां कहीं भी खामियां हैं, गड़बड़ियां हो रही है, उसको हम उठाएं, उसको हम रेज करें। यह राजनीति तो राजनीति क्या माने, आप जो है सो गलत कीजिए और मैं आपका समर्थन करूं, माने क्या मन ये आशा रखते हैं कि गलत करें और मैं समर्थन करूं? अब देखिए सवाल जो है सो न्यायिक आयोग की सीमा क्या है? न्याय आयोग क्या कर सकती है? यह तो जो है सो केवल लीपापोती करने का मामला हुआ, क्योंकि जन आंदोलन के रूप जो है पकड़ लिया है। जिस ढंग से कल वहां पर
महापंचायत हुआ और जो है सो हजारों हजार की संख्या में इतने बड़ी तादाद में पूरे बिहार से ही नहीं देश के दूसरे हिस्से से लोग आए। अब उसके बाद जो है सो सरकार जो है सो आप देखिए सरकार की नीयत पर देखिए, घटना घटती है कै तारीख को और माननीय मुख्यमंत्री जी न्यायिक आयोग की घोषणा कै दिन के बाद करते हैं 19 तारीख को, और 19 तारीख को घोषणा की और जब कल महापंचायत हुआ और जब उनको मालूम हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुटान हुआ है तब जैसे न्यायिक आयोग के जज की घोषणा होती है, वो भी अवकाश प्राप्त रिटायर्ड जज के। लेकिन न्यायिक आयोग की क्या भूमिका होती है? यह तो केवल एडवाइस करेगा, यह एडवाइस करेगा तो वह तो ऐसे मामले में जहां पर कि जो है तो बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है, जहां पर संदेह की स्थिति है, यहाँ पर तो ओपन है ऑलरेडी। अगर यह वीडियो नहीं रहता तो पुलिस जो थ्योरी कर रही है, झूठा थ्योरी जो पुलिस प्रयास किया और जिस ढंग से उनके परिवार वालों पर, वहां के ग्रामीणों के ऊपर जिस ढंग से FIR किया गया, उसी को लोग मानता। बिहार में जो भी इनकाउंटर हो रहा है सारे के सारे फेक इनकाउंटर हो रहे हैं। इसमें तो चूंकि वीडियो लाइव वीडियो था, अगर लाइव वीडियो नहीं रहता तो आज लेकिन चितरंजन जी, मनीष पांडे जी की ये बात तो ठीक है ना कि जब न्यायिक आयोग अभी अपना काम करना शुरू किया है उस पर भी आप सवाल खड़े कर दीजिएगा। अभी तो उसमें कोई खामी नजर आए, सवाल के पीछे भी कोई वजह तो होनी चाहिए। संतोष जी एक चीज हमको बताइए, लिपापोती करना हुआ न्यायिक आयोग की क्या भूमिका रहेगी? न्यायिक आयोग जो है सो केवल जो अपना रिपोर्ट दे देगी सरकार को, उसके बाद तब सरकार जो है सो उस पर सरकार की मर्जी पर है क्या करेगा नहीं करेगा। तो जब आप FIR कर दिए हैं तो सबसे पहले अगर नहीं चितरंजन जी, आपको सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चितरंजन जी, अगर आप सरकार की मंशा पर अगर आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड सरकार ने किया। न्यायिक जांच का आयोग, न्यायिक जांच का एडवाइस कर सकता है, लिपापोती करेगा न्यायिक आयोग जो है सो CBI, अगर CBI से जांच होती है तो CBI। मैं एक रिएक्शन जरा मधुरेंदु जी का ले लूं। लेकिन माननीय विनोद कुमार सिन्हा जी क्या एक्शन लेंगे? विनोद कुमार सिन्हा जी जो फाइंडिंग होगा उनके समझते सरकार को दे देंगे रिपोर्ट। इसलिए यह तो केवल बात को जो है सो केवल जो है सो ढकने का है और बात को जो है सो केवल जो है सो लिपापोती करने का यह प्रयास है। मधुरेंदु जी, चूंकि मामला अविश्वास का है और अविश्वास की शुरुआत वहां से हुई, मधुरेंदु जी से सवाल है मेरा। शुरुआत तो शुरू से हो रही है। मधुरेंदु जी से सवाल है मेरा, चितरंजन जी, मधुरेंदु जी से सवाल कर रहा हूं मैं। अविश्वास का है मामला और अविश्वास की शुरुआत वहां से हुई जब सरेंडर किया जाता है भरत तिवारी की ओर से। अब सवाल ये उठ रहा है कि न्यायिक जांच जो हो रही है क्या वो ठीक होगी? सवाल की सरकार की भी मंशा पर अब सवाल उठाने लगे विपक्ष। क्या होती है? परिवार को भी भरोसा नहीं है, तो फिर CBI भी अगर इस पूरे मामले की जांच करेगी तो भरोसा कैसे दिलाया जाएगा? संतोष जी, भारतीय संविधान में और भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर सबको यकीन करना चाहिए और भरोसा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र अपाहिज हो चुकी है, जिंदा है और उसकी के हिसाब से उसी के तहत यह न्यायिक आयोग का माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने गठन किया है। और बिलौटी घटना में एक मां ने एक बेटा को खोया है, एक बहन ने एक भाई को खोया है, बहुत ही दुखद क्षण है। बावजूद पुलिसकर्मियों की जो भूमिका रही है उस पर अभी किसी तरह की टीका टिप्पणी करने के बजाय न्यायिक जो जांच के लिए जो गठन हुआ है उस पर भरोसा करना चाहिए। और हम तो न्यायिक जांच आयोग से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र इसकी जांच करके न्यायपालिका से जो दोषी हैं सख्त से सख्त उसको कार्रवाई किया जाए और जो आवेदन दिया गया है भरत भूषण तिवारी की मां के द्वारा शाहपुर थाने में उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो अविश्वास है ना उसकी एक वजह भी है, उसकी वजह भी है। चितरंजन जी जरा रुकिएगा, चितरंजन जी जरा रुकिएगा, चितरंजन जी रुकिएगा थोड़ी देर। मधुरेंदु जी, जो अविश्वास की वजह है, वजह यह है कि 3 FIR पुलिस करती है। पहली FIR में मृतक पिता और भाई पर अवैध हथियार, पुलिस पर फायरिंग और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया जाता है।
दूसरी एफआईआर में मुठभेड़ को लेकर यह एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें पुलिस का दावा होता है कि भरत हथियार लेकर भाग रहा था और पीछा करने पर उसने पुलिस पर गोली चलाई। एक गोली सरकारी वाहन पर लगी। जो तस्वीरें ग्राउंड से मिली उनमें ऐसा कुछ दिखा नहीं। तीसरी जो एफआईआर होती है वो सड़क जाम की होती है। मुखिया समेत 14 नामजद और 50 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज होती है, जो बाद में मुख्यमंत्री के कहने पर उनके हस्तक्षेप के बाद वापस ले ली जाती है। तो अविश्वास तो लगातार इन एफआईआर्स में, इस पूरी कार्रवाई में झलक रहा है और इसी को लेकर फिर अविश्वास आगे बढ़ता जा रहा है। नहीं, बिल्कुल संतोष जी, आपकी बातों से हम सहमत हैं। जिस तरह से वीडियो लाइव हो रहा था या जिस तरह से घटना घटी है वह बहुत ही दुखद है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में किसी को ऐसा नहीं है कि अरे सुनिए तो सही, बीच में क्यों टोकते रहते हैं? कौन सी आदत आपकी अच्छी है? सुनना तो चाहिए। विपक्ष की यही भूमिका है कि बीच में टोका टोकी करते रहे। चित्ररंजन जी, अभी क्या भूमिका है सुनिए तो पहले। आज अभी तो कार्रवाई स्टार्ट ही हुआ है, जांच स्टार्ट हुआ है। पहले तो भरोसा कीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा मधुरेंदु जी, मेरे सवाल का जवाब। इनको बीच में रोक दीजिए संतोष जी। चित्ररंजन जी, बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, बोला जाए। मधुरेंदु जी, अविश्वास शुरुआत से झलक रहा है, पहले दिन से आखिरी दिन तक, तो फिर विश्वास कैसे करें? ऐसा नहीं है संतोष जी। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करना भी पड़ेगा, क्योंकि न्यायिक जांच का जो गठन सरकार ने किया है उसको कुछ संदिग्ध माना है, कुछ समझा है, तभी न्यायिक जांच की गठन किया गया है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो कुछ भी जांच की आयोग गठन नहीं होती। और यह तो बिना मांगे हुए, यह अंतिम विकल्प है। न्यायिक जांच सबको नहीं मिलती है संतोष जी, यह अंतिम विकल्प है न्यायिक जांच, जिस पर सबको भरोसा करना चाहिए। और हम न्याय आयोग से ही मांग करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो, शीघ्र से शीघ्र जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एक मां को, एक बहन को न्याय मिले। और वहां की आवाम है, जो जनता है, जिस तरह से जन आंदोलन छेड़ा है, हम अपील करते हैं कि न्यायिक आयोग पर भरोसा करें और उस पर अमल करते हुए ठीक, मैं केके लाल जी की तरफ सरकार के थोड़ा साथ दें। केके लाल जी, इसमें कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। असितनाथ तिवारी जी ने भी जो सवाल उठाया, एसडीओ जो पूर्व जज हैं, इस पूरे मामले को आप जो देखेंगे, उनके साथ वहां पर पहुंचे और परिवार भड़क गया। उससे पहले एसपी जो इस पूरे मामले में, सवाल यह भी है एसटीएफ को बुलाया किसने? एसपी ने बुलाया, डीआईजी ने बुलाया, और एसपी साहब अचानक से हृदय परिवर्तन होता है उनका और वो रात के अंधेरे में परिवार से मिलने पहुंचते हैं। परिवार फिर भड़क जाता है। अब परिवार यह कह रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच पर भी उसको भरोसा नहीं है। ये पूरे मामले पे, भरत तिवारी वाले मामले पे पूरा मामला संदिग्ध लग रहा है। पुलिस के स्तर पे हो या प्रशासन के स्तर पे है। आप गौर करेंगे, जिस दिन ये 17 तारीख को घटना घटी, उस दिन मुख्यमंत्री का रिएक्शन आया कि मैं ये घटना देख के बड़ा विचलित हुआ कि इस तरह का भी हो सकता है। अब हमें ये लग रहा है कि एक आदमी, मुख्यमंत्री ने उस दिन बयान दिया था, अगर आप देखेंगे तो एक आदमी रिवॉल्वर लेकर के पुलिस की ओर कैसे दिखा रहा है, क्या हो रहा है। आप उस समय मुख्यमंत्री को किस तरह से गुमराह किया गया, पूरे मामले की तथ्य की जानकारी मुख्यमंत्री को दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पहला रिएक्शन वो दिया। आज जो है 9वें दिन ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री का रिएक्शन कि जो न्यायिक आयोग देख रहा है, जो भी दोषी लोग होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। तात्कालिक रूप से उनको रिएक्शन देने के पहले पूरे मामले को देखना चाहिए था। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि 17 तारीख की घटना घटी, 22 तारीख को भरत तिवारी की मां ने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके पिताजी को थाना में डिटेन किया गया। उसके पिताजी ने, भरत तिवारी के पिता ने ये लगाया कि हमें डिटेन किया गया। जब वो मारा गया पुलिस गोली की गोली से, जो एफआईआर दर्ज हुई थी परिवार पर गया, वो उन्हीं धाराओं में हुई थी। सरकारी कामकाज में बाधा डालने की एक धारा थी उसमें, जिसमें पुलिस कभी भी उठा सकती है। हाँ, लेकिन भरत तिवारी की मां ने जो आवेदन दिया, उसके ऊपर 22 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ। ये इतना, जो 17 तारीख को घटना, 22 तारीख को एफआईआर, आप भी सरकार की दखल से एफआईआर दर्ज, तो कहीं ना कहीं संदेह की सुई तो घूमती है। और आप देखिए कि जैसे ही
इस मामले में एक पक्ष की चर्चा नहीं हो पा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जब गया तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आप रजिस्ट्रार के पास आइए, प्रॉपर तरीके से आइए। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी और जैसे ही न्यायिक आयोग, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह किया, उस बीच में जो न्यायिक आयोग का गठन किया गया, अब जो पूरा मामला इतना विवादास्पद हो रहा है, राज्य स्तर पर देशव्यापी हो रहा है, वहां पे जिले का एसपी कोई कॉग्निजेंस नहीं लेता है। वो जिले का एसपी कल जाते हैं घटनास्थल पे और आज जो है वहां पर थे। तो ये तो संदेह कर रहा है ना, मैं किसी को आरोपित नहीं करूंगा, किसी को मुक्त नहीं कर रहा, लेकिन ये सब जो घटनाक्रम है कहीं ना कहीं तो राज्य सरकार को विवाद के घेरे में समेट रही है। और रही बात ये जुडिशियल इंक्वायरी के, जुडिशियल इंक्वायरी क्या है, जुडिशियल इंक्वायरी करेगी, 6 महीने का समय दिया गया है। जो जुडिशियल इंक्वायरी होगा, जुडिशियल इंक्वायरी रिकमेंडेशन हो जाएगा। क्योंकि मामला भी ताजा है, जैसे जैसे धीरे जाएगा फिर अपने स्तर पे सारा मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन एसटीएफ, अभी जो एक हमारे साथी हैं बगल में बैठे हुए, उन्होंने कहा कि एसटीएफ कहां, अगर जिले का मुखिया कप्तान होता है एसपी, तो उसको तो लोकल पुलिस होना चाहिए। एसटीएफ कौन बुलाया, कैसे बुलाया, एसटीएफ की गोलीबारी कैसे हुई? और सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि भरत तिवारी फेसबुक लाइव पे था। आप उस एविडेंस को मिटा नहीं सकते हैं। आप जो है, उसने रिवॉल्वर फेंका और उसने कहा कि ये मामला है, अगर आप हमें देंगे तो मैं सरेंडर कर रहा हूं सारा चीज। और एक बात एक और, आज भले भरत तिवारी के मामले को लेकर के पूरी राजनीति हो, कल महापंचायत जुटाया गया, लेकिन भरत तिवारी ये मामला 2 साल से उठा रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाले सारे अवेयर हैं इस मामले को लेकर के, तभी कोई राजनीतिक दल या कोई लोग उसको मदद करने के लिए नहीं गए। मनीष पांडे जी, आज जब ये मुद्दा उसमें राष्ट्रीय स्तर पे के लाल जी ने जो सवाल उठाए, उसके अलावा 2 सवाल मेरे भी हैं। जो एफआईआर दर्ज की गई पुलिस कर्मियों पर, 6 पुलिस कर्मियों पर, गिरफ्तारी नहीं हुई, उस पर जरा रिएक्शन दीजिएगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है पूरे मामले की, कि आखिरकार मनीष भरत तिवारी को गोलियां कितनी लगी, कहां गोली लगी, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होगा। संतोष जी, अभी पूछ लीजिए कि न्यायिक आयोग का अधिकार क्षेत्र क्या होता है। मनीष जी जवाब दीजिए जी। नहीं, चितरंजन जी को तो सबसे पहले यह बताना चाहिए कि क्या यह भारत में पहला न्यायिक आयोग का गठन हुआ है, कि इससे पहले भी हुआ? बताना दीजिए कि न्यायिक आयोग का अधिकार क्षेत्र क्या होता है। नहीं, ज्ञान आप बांट रहे हैं तो आपको बताना चाहिए कि लालू प्रसाद जी के 15 वर्षों के शासनकाल में कितने न्यायिक आयोग के गठन हुए थे जांच के लिए। शिल्पी गौतम या चंपा विश्वास के कांड में कौन कौन से न्यायिक आयोग के गठन हुए थे? अरे नहीं बोलिए, वही अच्छा है। अरे नहीं बोलिए, वही अच्छा है। देखिए चितरंजन जी, बिहार को राजद के प्रवक्ताओं का चेहरा देखकर ही जंगलराज की याद आ जाती है। हाँ, कांग्रेस वाले बोले तो अच्छा लगता है, कांग्रेस वाले बोले तो अच्छा लगता है, उनको जवाब देना भी अच्छा लगता है, लेकिन राजद को तो देखने के साथ ही इन सब विषयों पर 15 साल का जंगलराज याद आ जाता है। शिल्पी गौतम याद, ठीक है, आसिफ जी के सवालों का जवाब दे दीजिए। मनीष, मैं आसिफ जी के सवालों का जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, इसलिए मैंने कहा कि आसिफ जी के सवालों का मैं जवाब दे रहा हूँ कि देखिए, हर जिले में एसटीएफ की टीम होती है, एसटीएफ को पटना से ही नहीं बुलाया जाता है। न्यायिक आयोग का जो गठन हुआ है वह इसीलिए हुआ ही है, उसमें चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, एसडीओ हो या जो भी व्यक्ति होंगे जिसके ऊपर परिवार के लोग आरोप लगाएंगे, या इसलिए मैंने आसिफ जी को कहा कि अगर कोई एविडेंस विपक्ष के पास भी ऐसा है जो न्यायिक आयोग के पास शायद नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो इसमें तो पूरे विपक्ष को मदद करना चाहिए, जज साहब को उनसे मिलना चाहिए, एक प्रतिनिधि मंडल लेकर जाना चाहिए। आपके पास जो सबूत है वो सब सबूत लेकर उनके पास जाना चाहिए, ताकि न्याय से कोई वंचित नहीं रहे और कोई ऐसा पक्ष, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा सबूत नहीं छूट पाए जिसके वजह से सजा मिलने में देरी हो या माकूल सजा न मिले। मैं तो यही कहता हूँ, तो विपक्ष से अपील करता हूँ कि इसमें सहयोग कीजिए, जाके मिलिए, जुड़िए, जो भी आपके पास एविडेंस। अभी आसिफ जी ने कहा ना कि किस प्रकार से इनकाउंटर किया, तो उसका फुटेज है या और भी कोई चीजें हैं, आपको लगता है कि यह जांच आयोग को उपलब्ध कराना चाहिए? आसिफ जी, मनीष जी, जो फुटेज इस समय पूरी दुनिया नेट के जरिए, इंटरनेट के जरिए देख रही है, वो पर्याप्त नहीं है क्या?
जो फेसबुक लाइव हो रहा था वो पर्याप्त नहीं है? आप संतोष जी, आप मेरी बात को स्किप क्यों कर रहे हैं भाई? मैं तो उनसे आरोप, देखिए जो लोग बैठकर पैनल पे आरोप लगाते हैं, मैं तो उनसे कहता हूं जरा गोड़ हाथ भी हिलाइए ना, जरा पैर भी बढ़ाइए, और अगर कहीं न्यायिक आयोग के पास हो सकता है कि वह वीडियो उपलब्ध नहीं हो, आप दे दीजिए, उसकी रिसीविंग प्राप्त कर लीजिए, एक आवेदन के माध्यम से सारा पॉइंट बना के कोई अच्छा आसिफ जी को स्क्रीन पर रखें, बढ़िया ड्राफ्टिंग करके दीजिए, इसमें बुराई क्या है? लेकिन एसटीएफ को किसने बुलाया, लोगों को बदला गया है, वहां के स्थानीय जो दरोगा थे या डीएसपी थे या जो लोग थे जो सस्पेक्टेड हैं, उनको इसीलिए तो हटाया गया है ताकि अब निष्पक्ष रूप से जब आप हटाए लेकिन चित्ररंजन जी बीच में नहीं, चित्ररंजन जी डिबेट खराब हो रही है, सवाल जवाब हो नहीं पा रहा ठीक से। मनीष जी मेरा एक सवाल और है, आप कह रहे हैं कि जो इस पूरे मामले में संदिग्ध है उनको हटा दिया गया, लेकिन एसपी भी तो संदिग्ध हैं, उनकी भूमिका भी तो संदेह के घेरे में। और डीजीपी आपके पास उसका प्रमाण है? देखिए संतोष जी, सवाल तो उठ रहे हैं ना सर उन पर। नहीं, एक मिनट, मैं तो संतोष गंगवार पे सवाल खड़ा करता हूं कि आप थे उस हत्याकांड में शामिल, क्या बात करते हैं? अरे भाई जांच आयोग इसीलिए बैठी है, किसी के बोल देने से मतलब आप ये कह रहे हैं कि एसटीएफ मेरे कहने पर वहां गई थी? हो सकता है गई होगी, न्याय कमेटी अगर मतलब कर देगा तो मैं दोषी होऊंगा, लेकिन मैं दोषी होऊंगा। बिहार एसटीएफ किसी के कहने पर चली जाती है, जानकारी मुझे आपसे हुई अभी। अब ये तो आप बता रहे हैं तब से, आशीष जी बता रहे हैं तब से। अरे भैया मैं तो यही बात कर रहा हूं कि न्यायिक आयोग का गठन ही इसीलिए किया गया है, वो भी रिटायर्ड जज के माध्यम से, ताकि वो परत दर परत जो परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं उसको जाकर वह सुने हैं, उसको नोट डाउन किया होगा, उसकी तहकीकात होगी, उसके पक्ष में साक्ष्य जुटाए जाएंगे, कई ऐसे आरोप खड़े रहेंगे, स्टैंड करेंगे, कई ऐसे आरोप होंगे जो गिर जाएंगे जिसके खिलाफ कोई साक्ष्य, और जब वह पूरा प्रस्तुत होगा। अब ये जब हमारे आदरणीय भ्राता मेरे अभिभावक है चित्ररंजन जी, ये कह रहे हैं कि क्या होगा? अरे भाई न्यायिक आयोग जो आरोप गठित करेगी जिन जिन लोगों पर, उसके बाद ना उसके ऊपर एफआईआर होगा, उसकी गिरफ्तारी होगी और उसके खिलाफ चार्जशीट करके आसिफ जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए, आसिफ जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। आसिफ जी, यह कहा जा रहा है कि जो न्यायिक जांच हो रही है, न्यायिक जांच में इन्हीं बातों की पुष्टि होगी कि एसटीएफ किसके कहने पर आई, एसटीएफ अपनी मर्जी से आई, उसमें किन किन की भूमिका संदिग्ध है, और इसी को लेकर, इस खुलासे को लेकर ही न्यायिक जांच का गठन किया गया है, न्यायिक जांच कराई इसीलिए जा रही। आप संतोष जी देखिए कि इस सरकार का गृह विभाग कितना कमजोर है कि इस गृह विभाग को पता ही नहीं है कि एसटीएफ किसके कहने पर वहां गई। अरे इसमें न्यायिक जांच की क्या जरूरत है, आयोग की क्या जरूरत है भाई? वो तो एडीजी साहब बता देंगे। मतलब गृह विभाग ने एडीजी साहब से पूछा ही नहीं कि एसटीएफ किसके कहने पर वहां भेजी गई। ये मामूली सी बात है, ठीक है, जस्टिस सिन्हा कमीशन अपना काम करेगा, अच्छी बात है, हमें भरोसा है कि जस्टिस सिन्हा कमेटी ठीक ठाक काम करेगी, इसमें भी चलिए हम आपत्ति नहीं दर्ज करा रहे हैं। लेकिन एसटीएफ उस दिन किसके कहने पर गई ये जस्टिस सिन्हा कमेटी रिपोर्ट करेगी। मतलब पुलिस महकमे को पता ही नहीं है, एडीजी साहब को पता नहीं है, डीजीपी साहब को पता नहीं है, एसपी को पता नहीं है, डीआईजी को पता नहीं है, डीएसपी को पता नहीं, किसी को पता नहीं कि एसटीएफ कैसे चली गई। नहीं है, मतलब नहीं एनआरकी है स्टेट में। क्या करेंगे? मतलब बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। नहीं, बीच में नहीं बोल आप चुप, मैं चुपचाप सुन रहा था ना, मैं पॉइंट दे रहा हूं कि बीच में ही बोल रहे हैं आप, है ना। चलिए पॉइंट आप दे दीजिएगा ना, मैं चुप हो जाऊंगा। पॉइंट का तो भाषण दे रहे थे, आपको बहुत मौका मिला है, दे दीजिएगा पॉइंट वाइट जो देना हो। तो गृह विभाग की हालत इतनी बुरी है कि आप जांच में अरे सुन तो लीजिए। नहीं, आज मैं जान रहा हूं कि आप लोग नहीं चाह रहे हैं कि दर्शक तक हम लोग की बात जाए, क्योंकि आप लोगों ने मर्डर करवाया है, यही सच्चाई है, जानिए इसको। तो सुनिए ना मनीष जी, सुन लीजिए ना, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था ना, एक एक करके अपनी बात को रखिए ना मनीष जी प्लीज। हाँ आसिफ जी, ऐसे ही डिबेट में थोड़ी आदमी आता है महाराज। आसिफ जी, आपको याद होगा 3 दिन पहले इसी विषय पर आप डिबेट कर रहे थे, और मैंने जैसे ही एसडीओ का नाम लिया, राम मंदिर लुटेरा गिरोह के सदस्य भड़क गए। उस दिन भी, आज भी मनीष जी बहुत धैर्य से सुन रहे थे, मैंने जैसे ही एसडीओ बोला, राम मंदिर लुटेरा गिरोह के सदस्य मुझ पर भड़क गए। क्या कनेक्शन है भाई उस एसडीओ से कि जैसे ही एसडीओ का जिक्र हो रहा है, हर डिबेट में इनके प्रवक्ता आपा खो दे रहे हैं।
क्या इसके लिए भी जस्टिस सिन्हा आयोग की जांच की जरूरत है? मेरा बड़ा सिंपल सवाल है। एसटीएफ एसएचओ के बुलाने पर नहीं जाती है। एसटीएफ के लिए एसपी और डीआईजी लेवल के अधिकारी ही डिमांड करते हैं, और उनको पता है, एडीजी साहब को पता है, डीजीपी साहब को पता है। इसमें जस्टिस सिन्हा क्या करेंगे? ये तो इनको सीधे बता देना है। बड़ा सिंपल है। इस राज्य में सरकार के करप्शन के खिलाफ बोलने वाले शख्स को आपकी एसटीएफ उठा के गोली मार देगी। अभी विपक्ष पर सवाल उठा रहे, विपक्ष चुप रहेगा? मतलब आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बोले नहीं, आपने एसटीएफ को, अरे सुन लीजिए ना अरे सुन लीजिए ना, फिर बीच में आप बोल रहे हैं राम मंदिर में चोरी आप ही ने की, इसमें क्या प्रोपेगेंडा है? अयोध्या राम मंदिर के लुटेरे आप ही लोग हैं, और इसके हत्यारे भी आप ही लोग हैं। प्रोपेगेंडा क्या है? प्रमाणित सत्य है, वो अलग विषय है। ये सब प्रमाणित सत्य है। जांच चल रही है, हम किसी और विषय पर जांच कर रहे हैं। ठीक है, मैं चित्ररंजन जी की तरफ जा रहा हूँ। चित्ररंजन जी का जरा सवाल ले लीजिए, उसके बाद दोनों का जवाब दीजिएगा। राम मंदिर के लुटेरे भी आप हैं, चित्ररंजन जी, तिवारी के हत्यारे भी आप हैं, इसीलिए तो बौखला रहे हैं, बेनकाब हो रहे हैं। हमने कि न्यायिक आयोग बना है, इसका दायरा क्या है, इसका अधिकार क्षेत्र क्या है, क्या यह एफआईआर करेगा? ये भी क्लियर नहीं है कि ये पूरे मामले की जांच करेगा, उसके बाद रिपोर्ट देगा। किन किन बिंदुओं पर वह जांच करेगा? क्या इस बिंदु पर जांच करेगा कि जो है सो सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है, जिसके कारण वह शहीद हुआ, जिस जंग से पिछड़ों का, दलितों का, अति पिछड़ों का, गरीबों की लड़ाई उसने लड़ा, जो उसके साथ वादा किया गया था, जो पदाधिकारी उपड़े उपड़े सारे मलाई खा गए, और वह गड्ढा में रहने के लिए जो गरीब को मजबूर किया गया, क्या इसकी जांच न्यायिक आयोग करेगी? जो सिस्टम में भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट व्यवस्था है, इसकी जांच करेगी? और क्या एफआईआर करेगी न्यायिक आयोग? यह तो एडवाइस करेगी, केवल एडवाइजरी कमेटी है, एडवाइस करेगी सरकार को। क्या एडवाइस करेगी यह भी ओपन नहीं होगा। क्या एडवाइस करेगी यह भी ओपन नहीं होगा। तो फिर तो जो है सो वही जो जिन लोगों का इसमें हाथ है, फिर यह सारा मामला उन्हीं लोगों के हाथ में जाएगा, तो न्याय तो मिलेगा नहीं। किसका हाथ है इसमें? अगर ईमान साफ है, अगर चित्ररंजन जी किसका हाथ है इसमें कि न्याय मिले, तो सीधे सीबीआई से इसका जांच होना चाहिए। मधुरेंदु जी, वो भी अगर कोई सिटिंग जज से करवाते तो थोड़ा। मधुरेंदु जी, वो दो पॉइंट जो मैंने मनीष जी से पूछे थे वो छूट गए इस बहस में। एफआईआर दर्ज हुई लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कब तक इंतजार करना होगा, क्योंकि यह भी जानना जरूरी है कि गोलियां कहां लगी, कितनी गोलियां चली, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। इनके भ्रष्टाचार का मधुरेंदु जी, उस मोबाइल को तो कहाँ लोग गायब किए हुए नहीं दे रहा है, जनता के बीच में, जिसमें भ्रष्ट व्यवस्था का सारा क्लू उसमें। चित्ररंजन जी अब सुन लेते हैं, समय कम है। घटा, और इस घटना में इस घटना में क्या क्या और कैसे कैसे क्या हुआ, इस सभी बिंदुओं पर न्याय आयोग जो गठन किया है वह शुरू से लेकर अंतिम तक, हत्या तक, इस पर जांच करेगी, और इसमें किन किन लोगों का हाथ रहा है वो सारा रिपोर्ट देने के उपरांत निश्चित तौर पर उन पर एफआईआर होगी और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। न्यायपालिका करेगी कार्रवाई। इनको विश्वास रखना चाहिए विपक्ष के लोगों को, क्योंकि यह राजद और कांग्रेस की सरकार नहीं है, एनडीए सरकार है। एनडीए सरकार किसी भी भ्रष्टाचार या किसी भी अपराध को समझौता नहीं करती है। अगर ये घटना घटी है, गगन जी, ये घटना घटी है तो बिहार सरकार ने तुरंत न्यायिक आयोग का गठन इसीलिए किया है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और जो इसमें दोषी है, चाहे कोई भी कितनी भी रसूख वाले अधिकारी क्यों न हो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और न्यायपालिका से भी मांग करते हैं कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। के लाल जी, आपका रिएक्शन? मेरा ये कहना है कि राज्य सरकार ये कह रही है, मुख्यमंत्री करे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आमतौर पे ये होता है कि किसी के खिलाफ एफआईआर हो तो तुरंत गिरफ्तारी की जाती है। सबके खिलाफ, अगर मेरे खिलाफ यदि कोई मर्डर का आरोप आएगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप कह रहे हैं पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, वही भरत तिवारी की मां के आवेदन पे। तो मेरा सवाल है कि वो पुलिस की तत्काल गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? पुलिस को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ताकि दिखना चाहिए, एक्शन दिखना चाहिए, केवल कहने से नहीं बात होती है। दूसरी बात, एसटीएफ
एसटीएफ के जवान किसके आदेश पे वहां पहुंचे? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, एसपी से कोई कोऑर्डिनेशन। एसटीएफ के जवान को किसने आदेश दिया कि गोलीबारी करने का? उसकी जांच होनी चाहिए। तीसरी बात, जब ये आ रहा है कि गोलीबारी यहां हुई, उसकी बहन बोल रही है कि कमर के नीचे हुई, फिर उस दिन अगर डेड बॉडी गया तो वहां डॉक्टर बोल रहा है कि 3 गोली लगी पेट में। तो ये क्या है? गोली कहां लगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में इतना देरी है, तो इस पे संदेह उठना स्वाभाविक है। मेरा माने जो भी संदेहास्पद मुद्दे हैं उस पे सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार की तरफ से दिखना चाहिए कि हम एक्शन कर रहे हैं। पहले तो गिरफ्तारी करें पुलिस वालों की, अगर एफआईआर दर्ज हुए हैं तो तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। आशीष जी, आप भी अपने सवाल पूछ लीजिए और दोनों के जवाब मनीष जी से लूंगा मैं। आशीष जी। संतोष जी, बच्चे की हत्या हुई, स्वाभाविक भाई हत्या के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो लोकतांत्रिक अधिकार है। 5 घंटे भी नहीं लगे, सड़क पर उतरे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई और परिजनों के एफआईआर में 5 दिन डिले हुआ। क्या ये भी जस्टिस सिन्हा ही जांच करेंगे? 9 दिन हो गए, आपने कभी सुना है क्या कि 9 दिन लग गए हो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में? आज तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। कारण क्या है? क्या इसके लिए भी जस्टिस सिन्हा आयोग का गठन किया जाएगा? एक लड़के को काबू करने के लिए, सिर्फ एक लड़का था ना, अगर पुलिस बल कम हुआ एक थाने में तो एसपी साहब अगल बगल के थानों की पुलिस बुला सकते थे। बुलाए जाते ना, 2 थाने की पुलिस बुलाई गई, 3 थानों की पुलिस बुलाई गई, रिजर्व बल होता है पुलिस लाइन में, उसको बुला लेते। उन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, सीधे एसटीएफ पटना से पहुंच गई। क्या इसकी जांच के लिए भी जस्टिस सिन्हा की जरूरत है? ये तो इतनी मामूली चीजें हैं जिसकी जांच डीआईजी साहब कर चुके होते कि भाई 5 दिन क्यों लग गए एफआईआर करने में, अगल बगल की थानों की पुलिस क्यों नहीं बुलाई गई, ये तो डीआईजी साहब कर लेंगे। और यहां बैठे लोग बता देंगे कि 9 दिन क्यों लग गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में। क्या इसके लिए भी मैं यही कह रहा हूं कि डे 1 से मर्डरर सरकार अपने शार्प शूटर्स को, अपने सुपारी किलर्स को बचाने में लगी हुई है। यह सिस्टम अपने सुपारी किलर्स को बचाने में लगा हुआ है। मनीष जी, रिएक्ट कीजिएगा जी। आशीष जी से निवेदन है, बीच में टोका टोकी नहीं करें। मैं जानता हूं कि लास्ट में आप डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि पहले आप आपकी तरह मेरी आदत नहीं है। बोलिए। नहीं, तो ठीक है, आज देख लेंगे, आपकी आदत अच्छी है। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले तो यह है कि मैं बता दूं आपको कि एसटीएफ जो है किस आधार पर कहा जा रहा है कि पटना से भेजे गए थे, प्रूफ देना चाहिए। जितनी बातें मैं तो पूरे पैनल को बार बार कह रहा हूं, आप जितने आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों की पुष्टि के लिए एक चीज तो संतोष जी मैं बोलूंगा, एसआईआर के मामले में तो मैं विषयांतर नहीं हो रहा, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं। एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट भी गए और बिना उसके निर्णय आए हुए रोड पर आंदोलन भी करने लगे। जब कोई विषय न्यायिक प्रक्रिया में चला जाता है, जब उसकी घोषणा हो जाती है, न्यायिक कमेटी की घोषणा हो जाती है, उसके बाद संबंधित विषयों पर ना तो किसी को बोलने का अधिकार होता है, ना ही उसमें कोई छेड़छाड़ करने का अधिकार होता है। यह सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि न्यायिक जांच इसीलिए कराई जा रही है कि ये मामला दब जाए। अरे भाई, ये राफेल को नहीं छोड़े, ये पठानकोट को नहीं छोड़े, ये पाकिस्तान को नहीं छोड़े, ये ट्रंप को नहीं छोड़े। अच्छा मनीष जी, जस्टिस सिन्हा जी गिरफ्तारी कैसे कराएंगे ये तो समझाइएगा ना। गिरफ्तारी कराने के लिए जस्टिस सिन्हा जी को न्यायिक जांच थोड़ी करवा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं, हालांकि मैं एक बार फिर से कहूंगा, गगन जी को भी कहूंगा, क्योंकि गगन जी आज इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन इनके नेता अभी तक इस मामले में कहीं ना तो स्पॉट पर दिखे ना कहीं दिखे, वो नेता प्रतिपक्ष है। मैं तो कहूंगा कि आपकी जो शंकाएं हैं, जो सवाल आप यहां बैठकर मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो कहूंगा एक बार आप भी जाके जस्टिस सिन्हा से, आप प्रतिनिधिमंडल जाके नेता प्रतिपक्ष से मिलिए उस संबंध में। आशीष जी को भी मैं कहूंगा कि एक बार जाकर मिलिए। जो पॉइंट्स आप यहाँ प्रोपेगेंडा करने के लिए रख रहे हैं, वो आप एक प्रतिनिधि। सवाल प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है मनीष जी? सवाल को सवाल कर रहे हैं आप, जवाब दे दीजिए। लेकिन खैर, मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल अपनी जगह है, जांच अपनी जगह है और परिवार अपनी जगह। परिवार यह कह रहा है कि हमें न्यायिक जांच पर भरोसा नहीं है, मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि सरकार परिवार की मांग पर किस तरह से रिएक्ट करती है। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही।